हेलो, यूट्यूब की बहती ज्ञान की गंगा में आपका स्वागत है। आपको पता है भारत की अर्थव्यवस्था ने बड़ी कमाल की ग्रोथ करी है। मतलब कि भारत की सेंट्रल बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानें जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, इन सब ने जो भी अनुमान लगाए थे भारत की अर्थव्यवस्था ने वृद्धि करने में, वित्त वर्ष 2026 में उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया या उन सब अनुमानों को फेल कर दिया। मतलब ये कि पिछले 5 तिमाहियों में इस बार 2026 वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने बड़ी शानदार ग्रोथ अचीव करी है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि भारत की जो सेंट्रल बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने अनुमान लगाया था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो वित्त वर्ष 2026 में 6.7% के आसपास रहेगी, यानी ग्रोथ रेट इसका यही रहेगी। और इसी तरह जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये भी 6.3%, 6.4% के आसपास अनुमान लगाए थे। लेकिन वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में ही भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.8% की ग्रोथ रेट अचीव करी। और चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि 7.8% ग्रोथ रेट रही, बल्कि ये रियल जीडीपी है, अर्थात जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो सॉफ्ट रहा है, यानी नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो थोड़ा सा घटा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना, आइए इसे थोड़ा सरल बना। देखिए जीडीपी क्या होती है, तो किसी देश में एक वर्ष के भीतर उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी मापने के लिए एक बेस ईयर होता है, यानी एक वर्ष लेना पड़ेगा, आधार वर्ष, कि उस आधार वर्ष की अपेक्षा हम कितना ग्रोथ किए हैं। ये तो हो गई जीडीपी की परिभाषा। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? तो नॉमिनल जीडीपी वो होता है जिसमें उसी बेस ईयर से, जो बेस ईयर डिसाइड किए हैं कि ग्रोथ नापना है कि यहाँ से यहाँ कितना पहुँचा, तो उसी बेस ईयर से महंगाई भी तो साथ साथ बढ़ रही होती है। तो जब जीडीपी की हम मापन करते हैं, जीडीपी को मापते हैं, अगर महंगाई को एडजस्ट नहीं करते, अर्थात महंगाई को उससे अलग नहीं करते, तो वो जो जीडीपी ग्रोथ आती है उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। और जब हम नॉमिनल जीडीपी से महंगाई को अलग कर देते हैं तो उसे कहते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, तो मैं जो बात कर रहा हूं कि 7.8% जो आया है और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अनुमान के आगे जाकर, वो है रियल जीडीपी, यानी नॉमिनल जीडीपी घटी है। इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई घटी है लेकिन वास्तविक वृद्धि हुई है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि जो जीडीपी बढ़ी है वो सच में बढ़ी है या महंगाई के कारण बढ़ी है? तो इसके लिए यूज होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर ये बताता है कि वास्तविक जीडीपी ग्रोथ में महंगाई का क्या रोल है। यानी अगर जीडीपी डिफ्लेटर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी ग्रोथ जो ज़्यादा दिखा रहा है वो इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ी है। चलिए इसे थोड़ा सा आसान करते हैं। मान लीजिए कि हम जीडीपी के लिए कोई एक वर्ष लेते हैं 2010 में। 2010 में हम पूरे भारत ने मिलकर सिर्फ एक कार बनाई और उस कार की कीमत है 10 लाख। तो भारत जीडीपी कितनी हुई? 10 लाख। लेकिन अगले साल हम एक ही कार बना रहे हैं, कोई और कार नहीं बनाए, सिर्फ एक ही कार बना रहे हैं, लेकिन अब उसकी कीमत जो है वो 10 लाख से बढ़ के 12 लाख हो गई। तो अब हम कहेंगे कि इस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हुआ वस्तु का अंतिम, वो 12 लाख हो गई। तो हम तो ये कहेंगे कि थोड़ी जीडीपी बढ़ी है, लेकिन क्या हकीकत में जीडीपी बढ़ी है कि ये नॉमिनल जीडीपी है? मतलब कार तो एक ही है, वो 10 लाख की थी, अब वो 12 लाख की हो गई, तो हम कहेंगे जीडीपी बढ़ी है, लेकिन ये नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी नहीं है। रियल जीडीपी तब होगी जब कार 1 से 2 बने, समझ गए? तो अब 10 की जगह वो 20 लाख का हो जाएगा। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में कार एक ही है, प्रोडक्शन वही है, लेकिन महंगाई बढ़ गई, इस वजह से जीडीपी थोड़ी सी बड़ी दिखती है। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें यही दिखाता है कि महंगाई और वास्तविक प्रोडक्शन के बीच का जो अंतर है वो कहलाता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो इस बार जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ा नहीं है, सॉफ्ट है, नॉमिनल जीडीपी घटा है और रियल जीडीपी बढ़ा है। ये दो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही की अच्छी खबर है अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन इसी दौर में आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका का टैरिफ 50% लग चुका है और इसकी वजह से भारत का जो शेयर मार्केट है वो थोड़ा सा बहुत वॉलेटाइल हो रखा है। जो निफ्टी 50 लगभग 26,000 को छू रहा था, अब वो 24,500, 25,000 के आसपास चल रहा है। और जिस दिन ये आंकड़ा आया कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है जीडीपी, उसी के आसपास यानी 27 अगस्त को अमेरिका का जो टैरिफ था 50%, वो भी इफेक्टिव हो गया। और उसके दूसरे दिन भारत का जो रुपया है वो बहुत ही ज़्यादा गिर गया, यानी अब $1 के मुकाबले लगभग 88 रुपया हो गया है। तो अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो अमेरिका में जाने वाला एक्सपोर्ट है वो महंगा होगा। अगर एक्सपोर्ट वहाँ पे महंगा होगा तो वहाँ पे जो सामानें जाएंगी वो महंगी बिकेंगी। तो वहाँ के लोग भारतीय सामान अगर महंगा है तो क्यों खरीदेंगे, कुछ और खरीदेंगे।
और जब वो कुछ और खरीदेंगे तो भारत का सामान वहाँ पे बिकेगा नहीं, और जब भारत का सामान अमेरिका में नहीं बिकेगा तो यहाँ से एक्सपोर्ट कम होगा, क्योंकि भाई वहाँ के जो आयात करने वाले या व्यापारी हैं वो क्यों आयात करें जब उनका सामान बिक ही नहीं रहा है, महंगा पड़ रहा है। तो जब भारत का एक्सपोर्ट कम होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रोडक्शन घटेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन घटेगा तो जो कच्चे माल ले लेके हम कंपनियां बना रही थी उनकी भी डिमांड घटेगी। तो इसकी वजह से एक वर्तुलाकार अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी बहुत जॉब चली जाए, भाई जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो कोई कंपनी क्यों किसी को हायर करके कुछ बनाएगी, ये चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी चीज़, अगर रुपया गिर गया है, रुपया महंगा हो गया है डॉलर के मुकाबले, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड व्यवस्था में रुपये की जगह ज़्यादातर डॉलर इस्तेमाल होता है। यानी अगर आप तेल खरीदते हैं तो तेल का मतलब इम्पोर्ट करते हैं तो उसको आप रुपए में पेमेंट नहीं करते, आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो डॉलर में पेमेंट करने के लिए पहले आप रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। यानी पहले अगर आप 80 रुपए ले जाके $1 ले लेते थे, अब आपको 88 रुपए देना पड़ेगा $1 लेने के लिए। फिर उस $1 को ले जाके आप पेमेंट करेंगे, फिर तेल खरीदेंगे या बाहर से जो भी सामान आयात करते हैं वो करेंगे। इसका मतलब अब जो बाहर से सामान आप मंगा रहे हैं वो आपको महंगा पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक 80 रुपए दे के $1 लेके सामान खरीद लेते थे, अब आप 88 रुपए ले जाके कन्वर्ट करोगे डॉलर में, फिर उस डॉलर से सामान ले जाओगे, उतना ही सामान लाओगे तो 8 रुपए का अंतर आ रहा है, तो वो महंगाई फिर आपको इधर सामान खरीदने में दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी भले ही अर्थव्यवस्था ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आने वाले समय में इसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसके लिए भारत सरकार और आरबीआई दोनों ही महत्वपूर्ण कदम उठाने की कोशिश कर रही हैं। आरबीआई क्या कर सकता है? तो आरबीआई जो अपना बेस रेट है उसको घटा सकता है। और सरकार क्या कर सकता है? तो सरकार जो चीज़ें अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रही थी उसके लिए विकल्प ढूंढ सकती है कहीं और एक्सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही साथ अमेरिका के साथ बातचीत करके कोई ट्रेड डील कर सकती है। हालांकि कोई भी ट्रेड डील ऐसी होनी चाहिए जो भारतीय उपभोक्ताओं, भारतीय किसानों और भारतीय हित में हो, अमेरिका के दबाव में नहीं होनी चाहिए। तो भारत की अर्थव्यवस्था का इस तिमाही में प्रदर्शन और आने वाले चुनौतियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गर्मी बहुत है, पसीना बहुत हो रहा है क्योंकि फ़ैन बंद है, क्योंकि मोबाइल का ही माइक यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ़ैन को खींचता है, आवाज़ डिस्टर्ब होती है। फिर भी जो क्लियरिटी बहुत अच्छी नहीं रहेगी यहाँ तक मुझे पता है। तो अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल को ठीक लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।